हेलो एंड वेलकम टू देव आई स्टडी सेंटर। आज हम डॉक्ट्रिन ऑफ पित्त एंड सब्सटेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दैट। आई विल मेक अ कंप्लीट लेक्चर सीरीज ऑफ इंडियन पॉलिटी एंड इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है पॉलिटी, तो जिसे इंडियन पॉलिटीज़ बहुत ही डिटेल में पढ़ना है, सब्जेक्टिव वे में पढ़ना है, तो वो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशंस मिल सकें। अब हम कवर करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ पित्त एंड सब्सटेंस, सार तत्व का सिद्धांत। इसको हिंदी में सार तत्व का सिद्धांत बोलते हैं। बहुत से ऑडियंस ने मुझसे बोला है कि सर आप अपने लेक्चर्स को हिंदी में भी एक्सप्लेन कीजिए, तो आज मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में इन चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा। डॉक्ट्रिन ऑफ पित्त एंड सब्सटेंस यानी कि सार तत्व का सिद्धांत। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो कानून बनाने की पावर है वो स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि विधानमंडल के पास है राज्यों में, एंड पार्लियामेंट के पास है सेंटर लेवल पे। और अगर दोनों में कोई कॉन्करेंसी है यानी कॉन्करेंट लिस्ट है, देयर आर थ्री लिस्ट 1 इज रिलेटेड टू द पार्लियामेंट, list 2 is related to the state legislature, and list 3 यानी concurrent list is related to both. There are 98 subject in the union list for your GK only। आपकी जानकारी के लिए केवल बता रहे हैं। यूनियन लिस्ट में 98, स्टेट लिस्ट में 61 और concurrent लिस्ट में 52 सब्जेक्ट्स हैं टोटल सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि जब एक विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि दूसरे विधानमंडल के क्षेत्र में भी अतिक्रमण करती है, इंक्रोचमेंट करती है, तो इस बात के निर्धारण के लिए कि लॉ जो है वो विधानमंडल के अधीन आता है या नहीं, इससे डॉक्ट्रिन ऑफ पित्त एंड सब्सटेंस एप्लीकेबल होगा। ये एक केस है AM कृष्णा वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1975। इसमें यह बताया गया है कि जो AM कृष्णा वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास प्रायः अधिनियम में ऐसे उपबंध होते हैं जो आनुषांगिक होते हैं, इंसिडेंटली रूप से दूसरे विधानमंडल के विधानमंडलों के विषय पर अतिक्रमण करते हैं। देयर इज इंक्रोचमेंट बिटवीन द स्टेट लेजिस्लेचर, देन वहाँ पे शाब्दिक निर्वचन किया जाएगा, तो इस प्रकार के विधान अवैध हो जाएंगे। किंतु यदि विधान सारवान रूप से या विधान का वास्तविक उद्देश्य ऐसे विषय से संबंधित है जिस पर वह विधानमंडल विधि बनाने में सक्षम है, तो उसे विधिमान्य घोषित किया जाएगा, भले ही वह दूसरे विधानमंडल के अधिकार क्षेत्र में आने वाले विषय पर आनुषांगिक रूप से अतिक्रमण करता है। इस विधान के वास्तविक स्वरूप का पता लगाने के लिए पूरे अधिनियम पर विचार किया जाएगा, साथ ही इसके ऑब्जेक्ट को देखा जाएगा, उसके विस्तार को देखा जाएगा और उसके प्रभावों की जांच की जाएगी। So this is the doctrine of pith and substance according to Article 246, which deals with the division of legislative powers between the parliament and state legislature। संविधान में इन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 246 में डिवीज़न ऑफ पावर्स की बात की गई है स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट के बीच में, कि स्टेट लेजिस्लेचर कब कानून बना सकता है, कब लॉ बना सकता है, एंड पार्लियामेंट कब कानून बना सकता है। तो देयर आर इन शेड्यूल 7 में हमने 3 लिस्ट डिफाइन करी हैं। लिस्ट 1 इज़ रिलेटेड टू द यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 इज़ रिलेटेड टू द स्टेट लिस्ट, लिस्ट 3 इज़ रिलेटेड टू द कॉन्करेंट लिस्ट। लिस्ट 1 जो यूनियन लिस्ट से संबंधित है, लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट से संबंधित है, लिस्ट 3 कॉन्करेंट लिस्ट से संबंधित है। So according to the parliament or the state legislature should make law within their respective jurisdiction and should not encroach upon the other sphere। यानी कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो लिस्ट 2 में अपने लॉ को फ्रेम करेगा, यूनियन लिस्ट है वो लिस्ट 1 में अपने लॉ को फ्रेम करेगा, और अगर कुछ कॉमन है देन वो कॉन्करेंट लिस्ट में जाएगा। देयर शुड बी नो इंक्रोचमेंट, इंक्रोचमेंट मीन्स ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में। अगर ऐसी इंक्रोचमेंट होती है, इफ़ इट इज़ इंक्रोचेस देन वैलिडिटी ऑफ लॉ, कि किसका लॉ वैलिड होगा, वहाँ पे सेंटर का लॉ वैलिड होगा या स्टेट का लॉ वैलिड होगा, वहाँ पे हम डॉक्ट्रिन ऑफ पित्त एंड सब्सटेंसेस को लागू करेंगे। अब ये ओवरलैपिंग 2 कंडीशन में हो सकती है। नंबर 1 इंसिडेंटली,
इंसिडेंटली स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई लॉ बनाया और वो लॉ पहले से ही यूनियन लिस्ट उस पर लॉ बना चुकी है या उसके बारे में यूनियन लिस्ट पहले से ही बात कर चुकी है और उसकी कुछ सब क्लॉसेस में ओवरलैपिंग हो रही है, कहीं पे कुछ पूरा लॉ ही ओवरलैप स्टेट लेजिस्लेचर ने अलग बना रखा है, यूनियन ने अलग बना रखा है, तो ये इंसिडेंटली हो गया है। और पर्पसफुली, अगर ये पर्पसफुली बनाया गया है तो यहाँ पे कलरेबल लेजिस्लेशन लागू होगा, यानी कि वो हम अभी कलरेबल लेजिस्लेशन बाद में पढ़ेंगे। टू चेक द वैलिडिटी ऑफ दिस ओवरलैपिंग, अब हम इस ओवरलैपिंग की वैलिडिटी को चेक करने के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंसेस को अप्लाई करेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस, लॉ इन क्वेश्चन must be looked into as a whole and not more collection of sections for determining their nature। अगर हमें लॉ का ट्रू नेचर पता करना है तो हम उसे एज अ होल ही कंसीडर करेंगे, हम उसके किसी सेक्शंस को पढ़ करके या किसी सब सेक्शंस या सेक्शंस में नहीं जाएंगे। तो डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंसेस उसके पूरे सब्जेक्ट मैटर को देखेगा, उसके ऑब्जेक्टिव को देखेगा और वो लॉ किस लिए अप्लाई किया गया है वो उसको देखेगा, उसके पीछे के पर्पस को देखेगा। फॉर अप्लाइंग द डॉक्ट्रिन वन मस्ट हैव रिगार्ड द एनेक्टमेंट एज अ होल। तो इसमें 3 पॉइंट्स हैं। नंबर 1, लॉ विल बी कंसीडर्ड एज अ होल, वी विल कंसीडर इट्स मेन ऑब्जेक्ट एंड द स्कोप एंड इफेक्ट ऑफ इट्स प्रोविज़न। हम इसके स्कोप को और इसके इफ़ेक्ट्स को प्रोविज़न्स के देखेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं है जानबूझ करके इसमें डाल दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको कैसे एक्सप्लेन किया गया? सुप्रीम कोर्ट ने जब इसको चैलेंज किया गया डॉक्ट्रिन, तो उसने बताया कि डॉक्ट्रिन ऑफ लॉ ऑफ पिथ एंड सब्सटेंसेस इज एप्लीकेबल व्हेन द लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस of the legislation with regard to a particular enactment is challenged with reference to the entries in various list। यानी शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट दी गई, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। लिस्ट 1 इज रिलेटेड टू सेंटर, लिस्ट 2 इज रिलेटेड टू स्टेट एंड लिस्ट 3 इज अ कॉन्करेंट लिस्ट। अगर ये कहीं पे भी ओवरलैपिंग आती है तो वहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस लागू होगा। एंड कोर्ट ने उसको एग्जामिन करने के लिए तीन पॉइंट्स में इसको एक्सप्लेन किया। ट्रू कैरेक्टर ऑफ एनेक्टमेंट, वी विल सी व्हाट इज द ट्रू कैरेक्टर ऑफ एनेक्टमेंट, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट एनेक्टमेंट एंड इज इट स्कोप, इसके स्कोप के बारे में और उसके इफेक्ट के बारे में बताया। टू फाइंड आउट वेदर द एनेक्टमेंट इन द क्वेश्चन इज जेन्युइन रेफरेबल टू द फील्ड ऑफ लेजिस्लेचर, कि वो किस रेफरेंस में लिया गया है यहाँ पे। नाउ ये कहाँ से इवॉल्व हुआ? इसका इवॉल्व हुआ जो प्रिवी काउंसिल है। प्रिवी काउंसिल में एक फेमस केस था प्रफुल्ल कुमार केस। इन प्रफुल्ल कुमार केस में जो हमारे सीजे थे उन्होंने कहा कि उसमें उनके सामने आर्गुमेंट हुआ कि पिथ एंड सब्सटेंस इज़ अ प्रिंसिपल एप्लीकेबल टू कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया, नॉट इन इंडिया। उसमें बताया कि जो प्रिंसिपल ऑफ पिथ एंड सब्सटेंसेज है वो कनाडा ऑस्ट्रेलिया में एप्लीकेबल है लेकिन इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है। तो इन्होंने हमारे जो सीजे थे उस टाइम पे गवई साहब, तो उन्होंने जो है गवार साहब उन्होंने हमारे जो है वो उसको इस बेसिस पे रिजेक्ट कर दिया कि इट इज़ नॉट अ क्लियर कट डिवीज़न ऑफ लेजिस्लेटिव पावर वाज नॉट पॉसिबल, क्योंकि क्लियर कट डिवीज़न नहीं है यहाँ पे तो लेजिस्लेटिव पावर जो है वो पॉसिबल नहीं है, ऐसा कोई क्लियर कट डिवीज़न यहाँ पे नहीं है। तो इंडियन रूल क्या कहता है जिसमें इसके हिसाब से स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस यूनियन बलसारा के केस में एक्ट ये वाइड क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे एक ये केस है कि जहाँ कहीं पर भी स्टेट लेजिस्लेचर और सेंटर लेजिस्लेचर के बीच में पावर के डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है तो वहाँ पे हमेशा ये देखा जाएगा कि वहाँ पे सेंट्रल लेजिस्लेचर की क्या रोल है और पहले से ही उसका कानून बन रखा है इस सेंटर के द्वारा या नहीं बन रखा है। एक केस और है डॉक्टर बनर्जी वर्सेस PR मुखर्जी, वैलिडिटी ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। इन दिस एक्ट इज सो फॉर as applicable in its municipality was challenged on the ground that it is related to the local government which was subjected enumerated in the state list। बट इसमें भी यही है कि यूनियन लिस्ट ने अगर इसका कोई कानून बना रखा है और
सेंटर ने भी उसको कानून बना रखा है। तो जहाँ पर भी अगर इस तरह की कोई इंक्रोचमेंट आती है तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें क्या करता है, उसके पूरे सब्जेक्ट मैटर को देखता है, उसके सब्जेक्ट मैटर के पीछे उसका जो लेजिस्लेचर उसके ऑब्जेक्टिव को देखता है, इंटेंशन को देखता है, और वहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ पेटेंट सब्सटेंसेस लागू होता है। तो यही था आज का लेक्चर। आई होप दिस इज़ वेरी सिंपल और आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।